दिल्ली 1985 की बारिश से भीगी गलियों में कहानी की शुरुआत होती है। चांदनी चौक की संकरी गलियों में प्राचीन वस्तुओं के व्यापारी अरुण मेहता एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं। वो बूढ़ा आदमी एक पत्थर की काली आंख दिखाता है और कहता है, ये आंख नहीं तकत है, पर देखना संभल के बेटा। अरुण हंसते हुए कहते हैं, मैं तो कलेक्टर हूँ, श्राप नहीं मानता। मैं ये आपसे खरीद सकता हूँ कि इच्छू। इस मुलाकात के दौरान अरुण को एक अजीब सी काली पत्थर की आंख मिलती है, जिसकी बनावट और चमक उसे हैरान कर देती है। बारिश की हल्की बूंदों और पुराने बाजार की हलचल के बीच यह रहस्यमयी वस्तु अरुण के जीवन में एक नई पहेली लेकर आती है। अरुण अपने घर में उस पत्थर को अपनी संग्रहित वस्तुओं के बीच रखता है। अरुण का लिविंग रूम पुरानी मूर्तियां, तलवारें और मुखौटे से भरा हुआ। वो पत्थर को शोकेस में रखता है। सिगरेट जलता है। वो टीवी खोलता है। खबरों में इंदिरा गांधी का भाषण आ रहा था और साथ ही साथ हल्की सी झिलमिलाहट भी आ रही थी। कभी कभी ऑटोस्टैटिक के अंदर से हल्की सी फुसफुसाई तू भी देखेगा। सुबह अरुण के सर्वेंट ने बताया, साहब आपके दोस्त सुरेश का एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ी से गिर गया है। अरुण शॉक में। कल ही उसने सुरेश का फोटो स्टोन के पास रखा था। अरुण खुद कुछ मन ही मन में सोचता है और बड़बड़ाता है, नॉनसेंस, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। अरुण उस पत्थर की आंख की ओर अजीब तरह से आकर्षित हो जाता है और सोचता है कि उसकी चीज है कि इस पत्थर में कुछ अजीब बात है। अरुण हर रात उस पथराई आंख को देखता है। उस आंख के अक्स में चेहरे दिखते हैं, पहले अजनबी, फिर पहचाने हुए लोग। एक बार उसे अपनी माँ का चेहरा दिखता है। वो चिल्लाता है, स्टॉप इट प्लीज, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हल्की सी फुसफुसाहट माहौल में गूंजती है और एक बात सुनाई देती है, जहां भी तू रखता है वो जिंदा नहीं रहता। अरुण की माँ का अचानक निधन हो जाता है, जिससे उसके जीवन में गहरा दुख और भय छा जाता है। इस अप्रत्याशित घटना ने अरुण के मन में अपराध बोध को और बढ़ा दिया है। अब उसे लगता है कि रहस्यमयी पत्थर की शक्ति उसके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रही है। माँ की मौत ने अरुण को भीतर तक झकझोर दिया है और वह खुद को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मानने लगा है। पत्थर की बढ़ती प्रभावशीलता ने उसकी चिंता और असुरक्षा को और गहरा कर दिया है। अरुण अब अपने भविष्य को लेकर बेहद आशंकित है और उसे समझ नहीं आता कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ीं, माहौल में अजीब शक्तियां सक्रिय हो गईं। उसकी हर कोशिश नाकाम होती गई और डर उसके मन में गहराने लगा। अरुण के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। अरुण ने पत्थर को एक लकड़ी के बक्से में ताला लगा दिया, एक लकड़ी के बक्से में। पर उस रात बॉक्स खुद ही खुल जाता है। हवा तेज, हल्की झिलमिलाहट, सब मूर्तियां हिलने लगती हैं। अरुण चीख कर चिल्लाता है, मुझे अकेला छोड़ दो। अरुण एक भयानक सपना देखता है, जिसमें एक मंदिर देवघर वाला जल रहा है और एक विदेशी व्यक्ति माइल्स दिखाई देता है और माइल्स बोलता है, It never stops watching. यह सपना उसे बेचैन कर देता है और उसकी नींद अचानक टूट जाती है। जागने पर अरुण पाता है कि पत्थर अब उसकी हथेली से पूरी तरह जुड़ चुका है। पत्थर की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अरुण के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न होते हैं। यह परिवर्तन उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है, जिसमें रहस्य और अनिश्चितता छिपी हुई है। अरुण ने पत्थर से छुटकारा पाने के लिए आखिरी कोशिश की। उसने पूरी ताकत से उसे यमुना नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही सतह पर आता है और उसके प्रतिबिंब में अरुण का चेहरा दिखता है और पीछे एक काली परछाई। और वो परछाई धीमी आवाज में बोलती है, तू मुझे छोड़ नहीं सकता। ऐसा सुनते ही अरुण वही गिर जाता है। शायद वो बहुत परेशान हो चुका था। उसकी आत्मा, उसका दिमाग, उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था, या फिर उस पत्थर ने अरुण को ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया था। अरुण की रहस्यमयी मृत्यु ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। उसकी आंखें काली और जली हुई पाई गईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिशप्त पत्थर की शक्ति ने एक बार फिर अपना प्रभाव दिखाया है। पुलिस रिपोर्ट लिख रही है, एंटीक डीलर मृत पाया गया, आंखें झलकर काली पड़ गईं, शोकेस खाली है। एक जिज्ञासु युवा कांस्टेबल पत्थर उठाता है। उसकी आंखों में प्रतिबिंब में काली झिलमिलाहट होती है। कांस्टेबल स्टोन को पॉकेट में डाल के जाता है। उनके वर्दी टैग का उल्लेख है आर शर्मा। तभी एक फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, पर शायद कोई उसे सुन नहीं पाता और वह फुसफुसाती है, अब दिल्ली में अंधेरा चलेगा।